Hi everyone. In this session, we are going to discuss in details about Assam Accord. But उससे पहले हम डिस्कस करेंगे असम मूवमेंट क्योंकि असम मूवमेंट को जानना जरूरी है देन ओनली आई विल गेट टू नो दैट हाउ असम अकॉर्ड बीइंग साइन राइट तो सबसे पहले हम असम मूवमेंट के बारे में बात करेंगे उसका एक हिस्ट्री आउटलाइन देखेंगे देन विल कम बैक टू असम अकॉर्ड तो असम मूवमेंट क्या हुआ था एग्जैक्टली कि 1948 और 1971 के बीच बांग्लादेश से मतलब उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान वहां से एक लार्ज स्केल ऑफ माइग्रेशन होने लगा बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स असम में आने लगा राइट तो 1978 ये तो 1948 एंड 1971 की बात करी मैंने कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आने लगा बट 1978 में क्या हुआ one Lok Sabha member named Hiralal Patwari. He died. And thereby, what happened? It necessitated a requirement of a by-election in the Mongoldoy Lok Sabha constituency to fill up his seat. Now, उनका जो सीट था उसको फिल अप करने के लिए एक बाई इलेक्शन करना जरूरी था नाउ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इलेक्शंस ये नोटिस किया गया कि जो रजिस्टर्ड वोटर्स का नंबर है वो ड्रामाटिकली इंक्रीज हो रहा है ड्रामाटिकली ग्रोन हो रहा है মানে আপোনাৰ যিখিনি ৰেজিষ্টাৰ্ড নাম ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যা আছিল বহুত বেছিভাগকৈ ইনক্ৰিজ হোৱা দেখা পোৱা গ'ল চ' এইটো দেখা পাই কি কৰিলে মানে যিসকল আমাৰ অবজাৰ্ভাৰ আছিল আছু আছিল তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰিলে আছু ডিমাণ্ডেড that election should be postponed till the names of the foreign nationals were deleted from the electoral rolls. तो आसू ने डिमांड किया कि ये जो नंबर इंक्रीज हो रहा है ऑफकोर्स इसका कारण क्या हो सकता है इलीगल माइग्रेंट्स राइट तो ये जो फॉरेनर्स हैं इनका नाम पहले डिटेक्ट करके डिलीट किया जाए उसके बाद ही इलेक्शन को क्या बोल सकते हैं इलेक्शन कराया जाएगा ठीक है मतलब इलेक्शन को पोस्टपोन करने के लिए उन लोगों ने डिमांड किया और उसी वहीं से क्या हो गया असम एजिटेशन स्टार्ट हो गया असम एजिटेशन डेवलप फ्रॉम दिस देन December 10, 1979 खड़गेश्वर तालुकदार एक 22 इयर्स का बरपेटा आसू यूनिट का जनरल सेक्रेटरी थे तो उनका ये डेथ हो गया अब डेथ कैसे हुआ ही वाज एक्चुअली बीटन टू डेथ एंड थ्रोन इनटू ए डिच नेक्स्ट टू द हाईवे एट भवानीपुर सो তেওঁ কেনেকৈ মৰা হ'ল মাৰি পেলাই দিয়া হ'ল চ' সেয়েহে কি হ'ল ই আৰু এই আছাম এচিডেশ্যনটো আৰু এটা এগ্ৰেছিভ ফালে লৈ গ'ল দেন আছু डिक्लेयर्ड 10 दिसंबर एज द शहीद दिवस क्योंकि खड़गेश्वर तालुकदार जी का डेथ हो गया था दिसंबर 10 में उनको किसी ने मार के वहाँ मतलब थ्रोन कर दिया तो इसीलिए क्या हुआ कि ये जो 10 दिसंबर है उनको शहीद दिवस डिक्लेयर किया गया और ये खड़गेश्वर तालुकदार जी को आसाम मूवमेंट का पहला मार्टियर एक्चुअली द फर्स्ट मार्टियर was or means declared. So Khorgeshwar Talukdar was honored or has been honored by the Assam movement as its first martyr. So মনত ৰাখিব 10 ডিচেম্বৰক সেয়েহে আছুৱে শ্বহীদ দিৱস হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিলে নাও কি হ'ল ইয়াৰ পাছত আকৌ এই এজিটেশ্যনটো চলি থাকিল ये कंटिन्यू रहा एंड 1983 में क्या हुआ इन 1983 याद रखना हमने स्टार्ट किया था 1978 से राइट 1979 से ये बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ और उसके बाद 10 दिसंबर को खड़गेश्वर तालुकदार जी का डेथ हुआ उसके बाद 1983 में क्या हुआ इंडिया गांधी गवर्नमेंट उस समय इंदिरा गांधी जी का गवर्नमेंट थे इट पास्ड इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय DM means by Tribunal Act माने IMDT Act का फुल फॉर्म क्या है इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल एक्ट ये पास किया आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में यही खड़गेश्वर तालुकदार जी थे
ठीक है। तो क्या बोला मैंने, 1983 में आईएमडीटी एक्ट पास किया गया। नाउ ये एक्ट क्या बोलते हैं, इट प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट अनडू हैरेसमेंट टू द माइनॉरिटीज अफेक्टेड बाय द असम एजिटेशन and the burden of proving the citizenship or otherwise rested on the accuser and the police, not the accused. So this was a major departure from the provisions of the Foreigners Act 1946. तो क्या बोला कि जो आपका आईएमडीटी एक्ट है, इसने क्या किया, ये तो लाया गया कि इंडिया गांधी गवर्नमेंट ने ये लाया बोल के लाया कि माइनॉरिटीज के ऊपर हैरेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए ये लाया। और यहाँ ये ऐसा कर दिया कि जो आपने अगर किसी को डिटेक्ट किया कि हाँ ये इलीगल, ये बांग्लादेशी है या तो ये फॉरेनर है, एक्चुअली फॉरेनर वर्ड यूज करना पड़ेगा, तो आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये कैसे फॉरेनर है। पहले ऐसा होता था कि जिसको फॉरेनर डिटेक्ट किया गया था उनको ही प्रूव करना पड़ता था कि वो फॉरेनर नहीं है, अगर वो क्लेम किया तो फॉरेनर नहीं है, ऐसा उनको प्रूव करना पड़ता था। बट अभी क्या हुआ, आईएमडीटी एक्ट के बाद, आईएमडीटी एक्ट 1983 के बाद क्या हुआ कि कोई पुलिस ने डिटेक्ट किया या किसी पर्सन ने डिटेक्ट किया तो उनको ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये कैसे फॉरेनर है, क्यों ये फॉरेनर नहीं है, ये भी या तो क्यों फॉरेनर है, ये उनको ही प्रूव करना पड़ेगा। तो बार्डन, ये जो एक बार्डन आ गया वो एक्यूजर के ऊपर ही ले आया गया, तो ये तो एक्चुअली गलत था, राइट। तो इसीलिए दिस एक्ट वाज चैलेंज बाय सर्बानंद सोनोवाल इन कोर्ट। तो सर्बानंद सोनोवाल আমি গম পাওঁ আমাৰ পূৰ্ব মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল তেখেত, ৰাইট। চ' তেখেতে কোৰ্টত চেলেঞ্জ কৰিলে এণ্ড ইট ৱাজ ষ্ট্ৰাক ডাউন বাই দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন 2005। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টে ইয়াক এই আইএমডিটি এক্টটোক ষ্ট্ৰাক ডাউনো কৰি দিলে। কেছটোৰ নাম মনত ৰাখিব, সৰ্বানন্দ সোনোৱাল ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। देन इसके बाद ये नेगोशिएशन होता रहा, नेगोशिएशन बिटवीन गवर्नमेंट आसू एंड एएजीएसपी बिटवीन ड्यूरिंग 1984 टू 85, क्योंकि बहुत टाइम लगा एक्चुअली, बहुत बार मीटिंग हुआ, ऐसा हुआ। एंड उसके बाद क्या हुआ, अल्टीमेटली आसाम एकॉर्ड साइन किया गया 1985 का 15 अगस्त में, और तब जाके ये आसाम मूवमेंट का क्या हुआ, एंड हुआ, राइट। तो आसाम में मूवमेंट कम टू एन एंड आफ्टर साइनिंग द असम एकॉर्ड इन 1985। तो ये था आपका हिस्ट्री अबाउट असम मूवमेंट, ठीक है। तो आसाम एकॉर्डৰ বিষয়ে আপোনালোকে গম পালে। নাও এতিয়া আমি আহিম আসাম একৰ্ডৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিবলৈ, ৰাইট। তো হোৱাট ইজ আসাম একৰ্ড? Assam Accord 1985 was a memorandum of settlement signed between the representative of government of India and the leaders of the Assam movement in New Delhi on 15 August 1985. And this accord brought an end to the Assam agitation and paved the way for the leaders of the agitation to form a political party and form a government in the state of Assam soon after. আমি জানো एजीपी আহিছিল, right? एजीपी ये गवर्नमेंट फॉर्म किया था इसके बाद। Now उन लोगों का क्या डिमांड था? Some of the key demands were all those foreigners who had entered Assam between 1951 and 1961 were to be given full citizenship, including the right to vote. ठीक है, याद रखना 1951 से 1961 जो भी एंटर किया था उनको फुल सिटीजनशिप दिया जाए, राइट टू वोट भी दिया जाए। Now those who had done so after 1971 were to be deported, and the entrance between 1961 and 1971 were to be denied voting right for 10 years but would enjoy all other rights of citizenship. तो क्या हुआ, 1971 के बाद जो आया उनको डिटेक्ट करके डिपोर्ट कर देना, मतलब डिपोर्ट करना चाहिए, ऐसा डिमांड किया। और 1961 से 1971 के बीच जो आए थे फॉरेनर्स उनको डिटेक्ट करके उनको 10 इयर्स का टाइम दिया गया, मतलब वो रजिस्टर कर सकते हैं पर 10 इयर्स तक उनको वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, और 10 इयर्स के बाद उनको ये सब सारे राइट दिया गया, मतलब उनको पूरा सिटीजनशिप का राइट्स दिया गया, दिया जाना चाहिए, मतलब ऐसा डिमांड किया था, दिया गया नहीं, दिया जाना चाहिए था, ऐसा डिमांड किया उन लोगों ने। सो द नेक्स्ट डिमांड वाज दैट। तो आप लोगों को ये याद रखना है डेट, पहला डेट क्या था, 1951-61 सबको देना चाहिए फुल सिटीजनशिप, जो भी आया था फॉरेनर्स वगैरह। 1971 के बाद जो आएगा उनको डिपोर्ट किया जाए, और 1961 से 71 उन लोगों को वोटिंग राइट्स को छोड़ के बाकी 10 इयर्स का समय दिया गया, वो रजिस्टर करके 10 इयर्स के बाद उनको राइट्स ऑफ सिटीजनशिप
मिलेंगे. Now, a parallel package for the economic development of Assam, including a second oil refinery, যাক আমি নুমলীগড় refinery বুলি জানো, right? NRL, Numoligarh Refinery Limited, a paper mill and an institute of technology was also worked out. ठीक है, आप लोग क्या बता सकते हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट था जो ये असम एकॉर्ड के कारण बना था? Now, central government also promised to provide legislative, administrative safeguards to protect the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सा भी प्रॉमिस किया था कि जो असम का कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है और हेरिटेज है असमीज पीपल का, उनको भी सेफ गार्ड देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. असम एकॉर्ड में ऐसा प्रॉमिस किया था. तो ये याद रखना, ये राजीव गांधी के समय पे हुआ, हाँ, असम एकॉर्ड. और वो जो IMDT आया था, ये इंदिरा गांधी के समय पे. Now, through this accord brought an end to the Assam agitation. Some of the key clauses are yet to be implemented, which has kept some of the issues festering. क्योंकि कुछ क्लॉजेस ऐसा रह गया, उसको अभी भी वो थोड़ा सा क्या कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, कॉन्ट्रडिक्शन आता है. मैं इससे पहले एक लेक्चर रिलीज किया था सेक्शन 6 के ऊपर, तो सेक्शन 6 मैंने क्लॉज 6 के ऊपर, सॉरी, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा. Now, expression for which the definition have not been determined. The context is clause 6 of the Assam Accord, which promises constitutional, legislative, administrative safeguards to protect, preserve, and promote the cultural, social, linguistic identity and heritage of the Assamese people, but does not provide clear-cut definition to identify who would be Assamese people. মানে অসমীয়া কোন হ'ব সেইটোকে ডিফাইন কৰা নাই তাত. আইডেন্টিফাই কেনেকে কৰিব অসমীয়া হিচাপে? आसामीज लोग कौन है, इसको तो पहले डिफाइन करना पड़ेगा, तभी जाके आसामीज लोगों का जो कल्चरल, सोशल, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, हेरिटेज है, इनको सेफगार्ड दे सकते हैं. तो ये आसामीज पीपल का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ क्लॉज 6 इज इंपॉर्टेंट because many felt that 1971 cutoff was inadequate. 1971 का cutoff भी inadequate था. The Assam movement, ये मैं डिटेल्स में डिस्कस किया हूँ, इससे पहले वाला लेक्चर मैं यहाँ पे दे दूंगा लिंक, आप देख लीजिएगा. The Assam movement had demanded 1951 as the cutoff. Now, given that the cutoff for the rest of the India is 1948, many noted that Assam Accord would grant citizenship to a section of migrants who would be counted as foreigners elsewhere in the country. ये भी एक इशू था, मैं लास्ट क्लास में भी बताया था कि बाकी सबके लिए 1948 और असम के लिए अलग सा कट ऑफ दे दिया 1971. तो ये कैसे हो सकता है? मतलब ये जो असम में आया है, जो ये आपका फॉरेनर्स जिसको सिटीजनशिप दे दिया गया, वो तो बाकी रेस्ट ऑफ द काउंट्री के लिए क्या वो फॉरेनर्स रहेगा? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको सोल्व करना चाहिए, राइट? इसके लिए कमेटी भी बनाया गया, ये सब भी बाद में कुछ लेक्चर में हम देखेंगे. बट उस कमेटी का जो रिपोर्ट था वो आंसू ने रिलीज कर दिया था, उससे पहले ही कॉन्फिडेंशियल नहीं रहा. तो विल डिस्कस अबाउट दैट, उसके बाद भी कुछ रूल्स डेवलपमेंट हुआ. बट आप लोगों को बेसिकली असम एकॉर्ड के बारे में जानना चाहिए and clause 6 के बारे में. Now, clause 6 was therefore seen as a protective provision that would guarantee certain benefits to Assamese people while excluding some sections among those granted citizenship on the basis of 1971 cutoff. Now, what is this definition is difficult. क्यों definition difficult है? Because Assam demography has been shaped by decades of migration. असम में जो माइग्रेशन की ये है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांग्लादेश का है, अलग अलग समय पे अलग अलग जगह से लोग आए थे. Now many of the migrants had settled here during the colonial era, while they might not be native speakers of an indigenous language. और indigenous language जो है असम का क्या क्या है? असमीज है, या तो बोरो है, या तो कार्बी है. The question was whether the definition of Assamese could exclude someone. For example, whose family might have lived in Assam for 100 years. अगर आसामीज का डेफिनेशन में क्या ऐसा फैमिली भी आ जाएगा जो असम में 100 साल से है बट ऐसा नेटिव स्पीकर्स नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा? क्या उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा? অসমীয়া আৰু অসমীয়া বুলি আমি কাক কওঁ? আসামিজক, ৰাইট? অসমীয়া বা আসামিজ is a contested phrase and there is no specific universal definition to it. Many feel people whose ancestors were living in Assam before 1826, when Assam was merged with British India, are অসমীয়া. আমাৰ ইয়াণ্ডাবু ট্ৰিটি হোৱাৰ আগতে যিসকল আছিল, বহুতে এনেকৈ ভাবে যে
সেইসকলহে অসমীয়া। মানে ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ লগত মাৰ্চ হোৱাৰ আগতে যিসকল আছিল, যাৰ এনচেষ্টাৰ্ছ আছিল 1826 আগতে, তেওঁলোকেই আচলতে অসমীয়া। এয়াও বহুতেই মত প্ৰকাশ কৰে। আৰু বহুতে ভাবে, আদাৰ্ছ ফিল ডেট দ্য ৱৰ্ড অসমীয়া মিনছ anyone who was a permanent resident of Assam before 1951 when the first NRC was drawn up. जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि 1826 और यान्डाबू ट्रीटी होने से पहले जो थे, मतलब जिनका एंसेस्टर असम में थे, वो लोग आसामीज हैं या तो असमिया है, या तो और कोई लोग भी ऐसे भी सोचते हैं कि जो असमिया है एक्चुअली वो कौन है, anyone who was a permanent resident of Assam before 1951. So पहला एनआरसी ड्रॉ करने से पहले, मतलब 1951 से पहले जो असम का परमानेंट रेसिडेंट थे उनको, और उनके मतलब जो अभी है उनके एंसेस्टर सपोज, सो उन लोग ही एक्चुअली आसामीज हैं, असमिया हैं. So Assamese means anyone who was a permanent resident of Assam before 1951 when the first NRC was drawn up. तो बहुत लोगों का अलग अलग कहना है. कोई कोई बोल रहा है ये लैंग्वेज के बेसिस में, इंडिजिनस लैंग्वेज जैसे कि असमीज, बोडो, कार्बी, कोई कोई बोल रहा है जो 100 साल से यहाँ पे है, और कोई कोई बोल रहा है कि जो यान्डाबू ट्रीटी हुआ था उससे पहले, मतलब ब्रिटिश इंडिया के साथ मार्च होने से पहले, और कोई कोई बोल रहा है कि 1951 से पहले, मतलब पहला एनआरसी डाउन करने से पहले जो थे वो ही असमिया या तो असमीज है. नाउ कोई ऐसा भी सोचते हैं, स्टिल अदर्स फील एनीवन स्पीकिंग असमीज और एनी अदर इंडिजिनियस लैंग्वेज इज एन असमिया. तो आप इससे क्या होगा, दोज फ्रॉम द बराक वैली where Bengali is the local language would want Bengali speaking residents of Assam to be included as Assamese. ये भी एक बात है. नाउ तो फिर आसामिज वर्ड, आसामिज কোন है, অসমীয়া কোন হয়, সেইটো ডেফিনেশ্যনটো দিয়াটো বহুতেই জৰুৰী, আৰু সেইটো ডেফিনেশ্যন দিয়াটো এটা প্ৰব্লেম. नाउ अदर टर्म्स, तो समझ में आ गया. असमीज वर्ड को, मतलब कौन असमीज है एक्चुअली, असमिया है, वो डिफाइन करना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है. नाउ अदर टर्म्स फॉर व्हिच नो डेफिनेशन हैज बीन फाइनलाइज. पहला टर्म है खिलंजिया. इन कॉमन पैरलेंस खिलंजिया रिफर्स टू ऑल इंडिजिनियस कम्युनिटीज. The question is who would be considered indigenous. One line of argument has been that the definition should include various communities whose history in Assam dates back before the 1826 annexation with British India. But others contest this because of the groups that would be excluded. खिलंजिया कोई कोई बोलते हैं कि वो सारे इंडिजिनस कम्युनिटी है जो 1826 से पहले जिन जो यहाँ थे, हैं यहाँ से, यहाँ मतलब आसाम में क्या है 1826 से पहले से है, उनको खिलंजिया बोला गया. तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि किसको खिलंजिया बोल सकते हैं हम, कौन है खिलंजिया. तो ये एक क्वेश्चन मार्क. नाउ आदि बासिंदा मीन्स ओरिजिनल inhabitants, as the phrase suggests, would mean the tribes who have lived for generations in Assam. Now, some in Assam want this to extend to tribal communities settled by British during colonial rule, but even this is not a settled definition. তো আদি বাসিন্দা মানে যিসকল অৰিজিনেল ইনহিবিটেন্টছ কাক ক'ব পাৰি, কোন ট্ৰাইবক ক'ব পাৰি, সেইসকলক নেকি যিসকল যাৰ জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন অসমত আছে, নে সেইসকল যিসকল ট্ৰাইবেল কমিউনিটিক ব্ৰিটিছে চেটেল কৰিছিল, तारो एता माने एता सेटल डेफिनेशन नहीं. तो आदि बासिंदा किसको बोले वो भी एक प्रॉब्लम है, जो यहाँ बहुत सालों से, बहुत जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ असम में है, या तो उनको जो ट्राइबल कम्युनिटी को ब्रिटिश ने सेटल किया था, ठीक है. तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है. तो और सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज ही असम में नहीं है, बहुत आपका कन्नौज मतलब आर्यन लोग भी हैं, जो मतलब एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि आसामीज कौन है उनको डिफाइन करना, खिलंजिया आदिवासी बासिंदा डिफाइन करना. तो एक्चुअली क्या है, इसके लिए एक बेटर रिसर्च की जरूरत है. तो ये सब कारण से ही क्या हो रहा है कि जो क्लॉज 6 है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना प्रॉब्लम है, ऐसा बोला गया है. नाउ आई होप एवरी डिटेल्स अबाउट असम एकॉर्ड, असम मूवमेंट इज नाउ क्लियर टू यू. स्टिल आप लोगों को और कुछ जानना है, आप लोग कमेंट कीजिए, एंड आई विल ट्राई टू डिलीवर ए लेक्चर ऑन दैट. ठीक है. और जो भी नेक्स्ट और जो मतलब ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुका है कुछ, ठीक है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में,
I'll go through them. If some means already developed, we can say, on this particular Assam Accord or Assam movement, or basically Assam Accord, then obviously I will bring a separate lecture on that also. Or for today, I'm ending this session. Thank you. Bye-bye.